राधे राधे दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके नेक्स्ट टीचर के प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हमारे ईवीएस की सिलेबस वाइज क्लास चल रही है, तो ईवीएस की आज हम 5वीं क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे फूड के बारे में, यानी भोजन के बारे में। और यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस, चाहे आपका यूपी टेट हो या सी टेट हो, यहाँ से बनने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना रहती है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा स्टार्ट करेंगे क्लास को। और आज स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज की हम इस क्लास में किन किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। तो आज की इस क्लास में हम बेसिकली क्या है, एक यात्रा करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे, आपके सामने यहाँ पे एक बढ़िया सी स्वादिष्ट सी थाली यहाँ पे परोस के रखी हुई है, ये थाली। तो बेसिकली इस थाली का क्या काम है, ये थाली में आपको अलग अलग तरीके के भोजन दिख रहे हैं। तो हम अलग अलग जहाँ भी जाते हैं तो हम वेराइटीज ऑफ फूड खाते हैं। कभी हम अपने घर में बोलते हैं कि आज डोसा बना लीजिए, आज लिट्टी चोखा बना लीजिए। तो बेसिकली ये हमारे क्या है, नेटिव फूड्स तो नहीं है, कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में फेमस है ये फूड, और हम उनका स्वाद चखते हैं। तो बेसिकली ये फूड कहाँ से आए हैं, किस राज्य में ये फेमस हैं, कुछ ऐसी सब्जियाँ जो कि भारत की नहीं है, बाहर से भारत तक आई हैं यात्रा करके, तो उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। आपको पता है कि सबसे पहली चीज़ तो है कि हम भोजन लेते क्यों हैं। तो भोजन लेने का सबसे बड़ा कारण है कि हमको क्या है, हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उसके लिए हमको पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो पोषक तत्व और उनके शारीरिक कार्य, उनको हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। उसके अलावा पौधों के वो कौन से पार्ट हैं जिनको हम खाते हैं, ठीक है। अलग अलग पौधों के अलग अलग भाग खाए जाते हैं। आलू जो होती है वो स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसको हम खाते हैं। अदरक आपका होता है, जो आपका राइजोम होता है, प्रकंद होता है, उसको खाते हैं हम। कुछ पत्तियां, पालक वगैरह उनकी पत्तियां खाते हैं, कुछ के हम फूल खाते हैं। तो नहीं, अलग अलग पार्ट्स को हम क्या करते हैं, एज अ फूड उसको कंजप्ट करते हैं। तो उनको भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि सब्जियों का मूल देश देखेंगे कि कौन सी सब्जी किस देश से आई हुई है। और भारत का जो क्षेत्रीय व्यंजन है, कहीं लिट्टी चोखा है, कहीं पे आपका डोसा, इडली, बड़ा, सांभर, ये सारी चीज़ें। तो भारत के हम क्षेत्रीय व्यंजनों को भी इसमें कवर करने वाले हैं हम। तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बस आप सही से मेहनत करिए, सफलता तो आपके कदम चूम ही लेगी। तो यहां से देखते हैं हम पोषक तत्वों को। तो पोषक तत्व और हमारे शरीर का, इनको क्या बोला जाता है, ईंधन बोला जाता है। क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, जो भी काम करते हैं, तो उसके लिए हमको क्या, एनर्जी की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, ताकि हमारा जो शरीर है वो क्या, सारे बीमारियों से सुरक्षित रहे। और जब बीमारी से सुरक्षित रहता है तो हम बेहतर काम कर पाते हैं। तो भोजन के साथ हम क्या लेते हैं, तो बेसिकली हम क्या लेते हैं, भोजन वह होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको संतुलित आहार बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। एक किसी भी व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना है, एनर्जेटिक रहना है, तो उसको कैसा, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो वो बैलेंस डाइट क्या होती है, वो ऐसी डाइट होती है जिसमें आपके सारे पोषक तत्व क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अब बात करें पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि भोजन में मौजूद बेआवश्यक तत्व जो हमारे शरीर को क्या, सही से काम करने, बढ़ने यानी ग्रोथ करने और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, वो सारी क्या कहलाते हैं, वो पोषक तत्व कहलाते हैं। अब कौन कौन से पोषक तत्व हैं, तो यहाँ पे हम पहला पोषक तत्व यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा वसा। तो ये क्या है, ये पोषक तत्व है, ये शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्राथमिक स्रोत होता है किसका, एनर्जी के लिए। अब ये कहाँ से हमको मिलता है, तो चावल से और आलू से हमको कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अब वसा की अगर बात करी जाए, यानी फैट्स, ऑयल्स, तो वसा उच्च ऊर्जा देते हैं, जैसे मक्खन हो गया और घी हो गया, ये हमारी बॉडी को क्या, ऊर्जा देने का काम करते हैं। जब आप खेलते हुए थक जाते हैं तो ग्लूकोज जो होता है वो आपको तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। और जब भी आपको चोट लगती है तो प्रोटीन जो होते हैं वो आपके घाव को भरने में लग जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोषक तत्वों की अगर बात करी जाए तो विटामिन और आपके खनिज हो गए। तो विटामिन और खनिज क्या होते हैं, तो बीमारियों से बचाव और अंगों को स्वास्थ्य के लिए हमको विटामिन की ज़रूरत होती है, खनिज की ज़रूरत होती है। जैसे फल और सब्जियां हो गई, तो इनसे हमको क्या मिलते हैं, इनसे हमको विटामिन मिलते हैं और खनिज मिलते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जल और फाइबर्स जो होते हैं, तो जल और फाइबर क्या करते हैं, तो ये शरीर को समुचित कार्य और पाचन शक्ति के लिए ये क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। आपका जो फूड होता है जिसको हम खाते हैं, तो उसको सॉफ्ट करने का, और क्या होते हैं, पचाने में काम करते हैं। आपके शरीर में जो वेस्टेज होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको बाहर निकालने में हेल्पफुल होते हैं हमारे जल और फाइबर। प्रोटीन का काम क्या होता है, तो प्रोटीन शरीर को बिल्ड करने में हेल्प करता है, यानी इसकी ग्रोथ के लिए। और जब भी हमें कोई चोट वोट लगती है तो उसको रिपेयर करने का काम भी कौन करता है, बेसिकली प्रोटीन ही करते हैं। तो आप प्रोटीन के अच्छे सोर्स क्या होते हैं, तो दालें हो गई, दूध हो गया, और जो नॉन वेज होते हैं उनके लिए चिकन हो गया। अगर बात करी जाए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत आपके लिए कार्बोहाइड्रेट
होता है। और जो शाकाहारी लोग होते हैं वो लोग प्रोटीन कहाँ से लेंगे, तो वो लोगों के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है आपका सोयाबीन। अब क्या करते हैं कि जो हमको खाद्य पदार्थ मिलते हैं तो उन्हीं खाद्य पदार्थों को हम क्या करते हैं कि उनको कुछ कैटेगरीज में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं उनके कार्यों के आधार पे। तो सबसे ऊपर रखे जाते हैं ऐसे पदार्थ या ऐसे पोषक तत्व जो हमको ऊर्जा देने का काम करते हैं। तो अब वो क्या है, तो आपका जो वसा और कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये हमको क्या ऊर्जा देने का काम करते हैं। शरीर को स्वस्थ यानी कि बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो बॉडी बिल्डिंग के लिए हमको कौन कौन से किस पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो वो ज़रूरत होती है प्रोटीन की। जो प्रोटीन से भरे हुए खाद्य पदार्थ होते हैं हमको उनको खाना होता है, वो हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। अब जैसे दालें हो गई, आपका दूध हो गया, मांस हो गया, बीन्स हो गया, सोयाबीन। अभी मैंने बताया था जो लोग कैसे होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, उनके लिए सोयाबीन एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। फिर उसके बाद हम लेते हैं प्रोटेक्टिव। तो प्रोटेक्टिव कौन होते हैं, यानी ऐसे नियामक जो कि हमको सुरक्षा प्रदान काम करते हैं, यानी शरीर को बीमारियों से लड़ने में हेल्पफुल करते हैं। तो विटामिन और खनिज का यही काम है, ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं और हमको बीमारियों से बचाते हैं। अब ताज़े फल खाने चाहिए, हरी सब्जियां इसके लिए अच्छा सोर्स मानी जाती हैं, जहाँ से हमको पर्याप्त मात्रा में विटामिन और खनिज जो तत्व होते हैं वो हमको मिलते हैं। आजकल की जो भाग दौड़ भरी लाइफ है, इसमें हम बाहर का इतना ज़्यादा उल्टा सीधा खाते हैं कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम फ्रूट्स या फिर हरी सब्जियां खाएं। एक तरफ अगर पूड़ियों का और फ्रेंच फ्राइज़ का और मोमोज़ का ठेला लगा हुआ हो और एक तरफ फ्रूट्स का लगा हो, तो जनरली कहाँ ज़्यादा भीड़ होगी, तो अगर फ्रेंच फ्राइज़ और मोमोज़ पे ज़्यादा भीड़ होगी तो हॉस्पिटल्स में भी भीड़ ज़्यादा ही होने वाली है। फिर रियल लाइफ अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो आपने देखा होगा कि जिम जाने वाले जो एथलीट्स होते हैं या जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो लोग ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी मसल्स को बिल्ड करने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डेवलप करने के लिए प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन वाले डब्बे खाने से अच्छा है कि जो प्रोटीन के अच्छे सोर्सेस हैं आपके, आप उनको कंजप्ट करो। ये आपके नेचुरल प्रोटीन है और आपकी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और लंबे टाइम तक क्या बना के रखेंगे, स्ट्रॉन्ग बना के रखेंगे और इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। यहाँ पे ब्रेन बूस्टर है, आप देख सकते हैं एक बार, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो इस ब्रेन बूस्टर में यहाँ पे अवेलेबल है। एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ब्रेन बूस्टर बेसिकली क्या है। तो बीमारियों से लड़ने की शक्ति कौन देता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। टूटे हुए ऊतक यानी जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी मरम्मत करने में कौन सा आपका जो तत्व होता है वो हेल्पफुल होता है, जो कि हमको फूड से मिलता है। मेमोरी ट्रिक यहाँ पे देख लेते हैं। सीई कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपको कार्ब्स क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स आपको ग्रोथ करने में मदद करते हैं, रिपेयर करने में मदद करते हैं। विटामिन्स जो होते हैं वो आपके बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा है कि सर अगर बसा यानी कि फैट जो होता है ज़्यादा ऊर्जा देते हैं तो हम सिर्फ घी और मक्खन ही क्यों नहीं खा लेते हैं। तो आप भी जानते हैं कि अगर हम केवल घी और मक्खन को खाएंगे तो बॉडी में ज़्यादा ये इकट्ठे होंगे, देन ये क्या करेंगे, ओबेसिटी यानी कि मोटापा बढ़ा देंगे और आप थुल दिखने लगेंगे, मोटे हो जाएंगे। इसीलिए हमको कार्ब्स जो होते हैं या फिर हमको फैट जो होते हैं इतनी ही मात्रा में लेना चाहिए जितनी कैलोरीज़ को हम दिन भर में बर्न कर पाएँ। रेस्ट ऑफ हमको नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज मोटे ताजे होकर आप इधर उधर घूमते हुए दिखाई देंगे। अब देख लेते हैं पौधे के उन भागों को जिन भागों को हम क्या करते हैं, एज अ फूड उनको कंजप्ट हम करते हैं। तो पौधों के भाग जिनको हम खाते हैं, तो आपके सामने एक ये प्लांट है, इसमें सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। यहाँ फ्लावर है, फ्रूट है, रूट है और उसके अलावा लीव्स हैं। तो हमको सारे पार्ट दिख रहे हैं। तो अब कौन कौन से हिस्से को हम कैसे कंजप्ट करते हैं उस चीज़ को हम इसमें देखते हैं। तो फ्लावर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे केले के फूल हो गए, तो केले के फूल की सब्ज़ी बनाई जाती है, पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं। कद्दू के फूल हो गए, इनकी बड़ी बढ़िया पकौड़ी बनती हैं। कचनार का फूल हो गया, तो इनको हम क्या करते हैं, इन फूलों को हम खाते हैं एज अ फूड। फलों की बात करें तो बहुत सारे फल हो गए, आपके सेब हो गया, टमाटर हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मूंगफली हो गया या फिर जो दालें हो गई, इनको भी हम क्या करते हैं, एज अ फूड कंजप्ट करते हैं। पत्तियां जो होती हैं यानी पौधे का जो भाग होता है इनको पत्तियां बोलते हैं, तो पत्तियों को भी खाते हैं। पालक आपका एक पत्ती है, कैबेज आपका, पत्ता गोभी जो है वो भी एक पत्ती है। उसके अलावा कोरिएंडर धनिया आपका पत्ती है, मेथी आपकी एक पत्ती है। उसके अलावा मिंट होता है आपका, मिंट भी क्या होता है आपका, पत्ती ही होती है, जिसको हम क्या करते हैं, कंजप्ट करते हैं। कुछ स्टेम पार्ट होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया और गन्ना हो गया। ये सब क्या है, ये तने वाले हिस्से हैं यानी स्टेम है जिनको हम खाते हैं। जिसमें बताया आपका आलू जो होता है वो भी क्या होता है, आपका एक जड़ नहीं होता है, वो क्या होता है, स्टेम होता है, जो कि अंडर ग्राउंड आपका स्टेम होता है जो डेवलप हुआ होता है। या आपका राइजोम होता है, तो इनको हम खाते हैं। उसके अलावा कुछ जड़ें भी होती हैं प्लांट की जिनको हम खाते हैं। आपकी गाजर हो गई, मूली हो गया,
चुकंदर हो गया, शकरकंद हो गया, सलजम हो गया, ये सारी जड़ें कहाँ होती हैं? ज़मीन के अंदर होती हैं और इनको हम क्या करते हैं? एज अ फूड कंजप्ट करते हैं। तो हम अलग अलग हिस्सों को खाते हैं पौधे के। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सफ़र देख लेते हैं कि सब्जियों का सफ़र देख लेते हैं, कौन सी सब्जी कहाँ से आई है। हालांकि हम लास्ट क्लास में पहले भी इसको कवर कर चुके हैं जब हम प्लांट्स वाला चैप्टर कवर कर रहे थे। तो जैसे कि दक्षिण अमेरिका से अगर बात करी जाए तो कौन सी सब्जी है जो दक्षिण अमेरिका से यहाँ पे सफ़र करके आई है? तो ये सब्जियाँ जिसमें मैंने बताया था आपका कौन कौन सी है, टमाटर है, आलू और हरी मिर्च है। आ से आलू, माँ से मिर्च, और आलू मिर्च है तो टमाटर भी उसके साथ हमको डालना ही है। तो यहाँ पे लिखा है समोसे में भरा जाने वाला जो आलू और चटपटी हरी मिर्च होती है वो दोनों ही आपकी कहाँ से आई हैं? दक्षिण अमेरिका से आई हैं। यूरोप की बात करी जाए तो यूरोप से आपसा क्या आया है? गोम। क्या है? गोम। तो गोम, गो से गोभी, म से मटर, तो गोम जो आपका है वो कहाँ से आया है? वो यूरोप से आया है। भारत की अगर स्वदेशी सब्जियों की या फलों की बात करी जाए तो वो है आम हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया, मेथी हो गया, पालक हो गया, बैंगन हो गया और मूली, ये भारत के हैं। अफ्रीका से क्या आया? तो अफ्रीका से हमारी कॉफ़ी बीन और उसके अलावा भिंडी, ये हमारी कहाँ से आई हैं? ये अफ्रीका से आई हैं। इसमें भिंडी बहुत बार पूछा जा चुका है तो इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे कि शायद इस बार इसको रिपीट किया जा सकता है आपका। और हरी मिर्च, एक आपका भिंडी और दूसरा आपका हरी मिर्च, हरी मिर्च को भी हम इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, शायद इस बार ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चंस। बाकी का ये ट्रैवलर एक छोटी सी कहानी दे रखी है, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी कहाँ के थे? तो आपको पता है दक्षिण अमेरिका से आए थे। बाकी के यहाँ एक ट्रिक भी दे रखी है तो इसके ज़रिए से आप याद भी कर सकते हैं। अब भारत के व्यंजनों को देख लेते हैं कि भारत की व्यंजन यानी पाक कला को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के भोजन और उनको उनके क्लाइमेट के हिसाब से क्या किया जाता है? उनको पकाया जाता है। जैसे कि आपको पता है जम्मू कश्मीर जो हो गया, यहाँ का मौसम कैसा रहता है? बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम होता है। शरीर को गर्म रखने के लिए यहाँ पर जो मछली होती है वो सरसों के तेल में पकाई जाती है। राजस्थान की अगर बात करी जाए तो राजस्थान का इलाका प्रसिद्ध व्यंजन दाल बाटी चूरमा है। यहाँ पे दाल और सिकी हुई रोटी और मीठा चूरमा यहाँ पे बनाया जाता है। तो दाल बाटी और चूरमा कहाँ के लिए फेमस है? तो राजस्थान का काफ़ी फेमस है। गुजरात की अगर बात करी जाए तो यहाँ मुख्य रूप से शाकाहारी भोजन खाया जाता है। यहाँ के स्नैक्स में ढोकला हो गया, फाफड़ा हो गया, मीठे, नमकीन और मसालेदार जो बनाए जाते हैं भोजन वो काफ़ी यहाँ पे लोकप्रिय हैं और लोग इनको खाना पसंद भी करते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए, मध्य प्रदेश और बिहार में, तो मध्य प्रदेश और बिहार में आपके कौन कौन से भोजन होते हैं? तो मध्य प्रदेश में आपका बाफला हो गया और बिहार का सबसे प्रिय क्षेत्रीय जो व्यंजन है वो लिट्टी चोखा है। आई होप सभी लोगों ने लिट्टी चोखे को खाया होगा, एक टेस्टी व्यंजन है जो ज़्यादातर लोगों ने खा के रखा है। अब पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं यूपी टेट के, तो कश्मीर में मछली पकाने के लिए किस तेल का उपयोग किया जाता है? तो सरसों का जो तेल होता है उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि सरसों के तेल की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और ये बॉडी को वार्म रखने में क्या करती है? हेल्प करती है, इसीलिए इसको मछली के तेल में पकाया जाता है। अब हम दक्षिण और पूर्व के कुछ व्यंजन को अगर बात करें तो दक्षिण और पूर्व के इन कुछ व्यंजनों में यहाँ पे जैसे केरल और गोवा की अगर बात करी जाए तो केरल यहाँ पे क्या होता है? आंगन में नारियल और टैपियोका उगाया जाता है। अब उबले हुए टैपियोका को नारियल की करी के साथ में यहाँ पे बड़े स्वाद से खाया जाता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। गोवा की बात करी जाए तो समुद्री तटीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ समुद्री मछली को नारियल के तेल में पका के खाया जाता है। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि कश्मीर में मछली को किसमें पका रहे थे? कश्मीर में जो मछली थी उसको सरसों के तेल में पकाया जा रहा था, जबकि यहाँ पे गोवा में मछली को किसमें पका रहे हैं? हम नारियल के तेल में पका रहे हैं। तो नारियल में तेल में पकाने का रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ नारियल का जो खेती होती है वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ नारियल होता है, नारियल का तेल ईजिली अवेलेबल होता है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश में मसालेदार जो भोजन होते हैं जैसे इडली हो गया, बड़ा हो गया, डोसा, इन सबको सांभर के साथ खाना और चटनी के साथ खाना लोग यहाँ पे पसंद करते हैं और नारियल की स्पेशल चटनी यहाँ पे बनाई जाती है। असम और मिजोरम की बात करी जाए तो यहाँ पे बांस की जो कच्ची टहनियाँ होते हैं, सूट्स होते हैं उनको, और अपोंग चावल की जो बियर होती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अपोंग किसको बोलते हैं? तो चावल की बियर को बोलते हैं। चावल की बियर को क्या बोला जाता है? तो अपोंग बोला जाता है। यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। उसके अलावा बाई नामक जो डिश है जो कि मौसमी साग और सब्जियों का स्टू बनाया जाता है, उसको भी यहाँ पे लोग खाना पसंद करते हैं। जैसे हमारे यहाँ चने का साग, सरसों का साग, ये सारे साग बनते हैं, उसी तरीके से यहाँ बाई नामक जो साग होता है वो बनाया जाता है, जिसको काफ़ी खाना पसंद किया जाता है। अब टैपियोका जिसकी हम बात कर रहे थे, तो टैपियोका या फिर इसको कप्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस राज्य का मुख्य भोजन है और जिसे नारियल की करी के साथ खाया जाता है? तो ये केरल राज्य का भोजन है, जिसको बड़े स्वाद के साथ में केरल में खाया जाता है। अगर आप कभी केरल घूमने के लिए जाएँ तो आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसको खाना।
आगे अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे देख लेते हैं। क्या होता है कि अलग अलग जगहों पे सेम तरीके का जो भोजन होता है उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है और पकाया जाता है, लेकिन उनको पकाने का थोड़ा सा तरीका चेंज होता है। जैसे एक ही प्रकार का भोजन की अगर बात करी जाए, जैसे मछली हो गया, तो मछली जम्मू कश्मीर में कैसे पकाई जाती है, सरसों के तेल में पकाई जाती है। और सरसों के तेल में पकाने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है जो कि सर्दी से बचाने में हमको हेल्प करती है। वहीं गोवा की बात करी जाए तो गोवा में वही मछली, क्योंकि यहाँ तटीय और गर्म जलवायु है और यहाँ पे कैसे नारियल के तेल में पकाई जाती है। अब नारियल के तेल की भी तासीर गर्म होती है, लेकिन फिर भी इसको नारियल के तेल में क्यों पकाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये ईजिली अवेलेबल हो जाता है, इसी वजह से इसको गोवा में किसमें, नारियल के तेल में पकाया जाता है। स्पेशल डिश स्लॉट उंधियू, उंधियू के बारे में देखते हैं। उंधियू जिसको बोला जाता है, गुजरात की एक बहुत ही बेहतरीन डिश है। तो कुछ व्यंजन अपने पकाने की जो अनोखी शैली होती है उसके लिए बड़ा जाने जाते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र का थुक्पा हो गया, तो ये काफ़ी फेमस है अपने से बनाने की स्टाइल की वजह से। उसी तरीके से हम गुजरात की एक रेसिपी है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है उंधियू। तो उंधियू यानी उल्टा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उल्टा एक मटका रखा हुआ है यहाँ पे, जिसके अंदर कुछ पक रहा है। ये हरी सब्जियाँ आपको दिख रही हैं, तो ये डाल के इसको पकाया जाता है। अब अर्थ और उत्पत्ति की बात अगर करी जाए तो सूरत में गुजरात की क्षेत्रीय विशेषता है, गुजराती भाषा का ऊंधू से बना है, जिसका अर्थ ही होता है उल्टा यानी अपसाइड डाउन। अब बनाने की विधि और अनोखा तरीका इसका ये है कि सर्दियों में वहाँ पे उगने वाली 8 जो ताज़ी सब्जियाँ होती हैं उनको मसाले के साथ मिट्टी के बर्तन में रख के और उसको क्या कर दिया जाता है, सील बंद कर दिया जाता है और बर्तन को खेत में गर्म अंगारों के बीच उल्टा रखकर धीरे धीरे इसको पकाया जाता है। अब बाद में इसको सर्व किसके साथ किया जाता है, तो इसको चूल्हे पर पकाई गई बाजरे की रोटी के साथ परोसा जाता है। यह सर्दियों में खेतों में फसल के समय जश्न मनाने का एक सामुदायिक तरीका माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उंधियू जो है वो कहाँ पे पकाने का तरीका है या कहाँ पकाई जाती है, तो आप याद रखेंगे उंधियू यानी कि गुजरात। गुजरातियों ने पूरा ही देश उल्टा करके रखा है भाई, तो उंधियू याद रखिएगा, गुजराती, गुजरात उंधियू, उलट पुलट कर रखा है पूरा देश। द ग्राउंड सिंथेसिस फूड मैप ऑफ इंडिया, इंडिया के फूड मैप को देख लेते हैं। तो जम्मू और कश्मीर में क्या है, सरसों का तेल में मछली पकाते हैं। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा। पूर्व की बात करी जाए क्या फेमस है भाई, लिट्टी चोखा है। असम की बात करी जाए तो बांस की टहनी और अपोंग। अपोंग क्या होता है अभी बताया था आपको, ये क्या होती है, एक प्रकार की वियर होती है जो चावल से बनती है, ठीक है, तो अपोंग होती है। मिजोरम बाई जो कि सब्जी का एक स्टू होता है यानी कि साग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाई बोला जाता है। दक्षिण की बात करी जाए तो केरल में टैपियोका होता है जो कि नारियल की चटनी के साथ में खाया जाता है। गोवा में नारियल के तेल में समुद्री मछली को पकाते हैं और आंध्र प्रदेश में इडली डोसा को सांभर के साथ में हम टेस्ट करते हैं। पश्चिम यानी कि वेस्ट की बात करी जाए तो गुजरात में उंधियू यानी जिसमें क्या होता है 8 तरीके की सब्जियां होती हैं और सर्दियों के टाइम पे ये बनाई जाती है। मटके के अंदर भरा जाता है, सील बंद करके उसको उल्टा करके रखा जाता है। और ढोकला ये क्या है, यहाँ का स्नैक्स है। और एमपी का वाफला, ये सारी क्या हैं आपके कुछ फेमस स्नैक्स हैं जो कि अलग अलग राज्यों में सर्व किए जाते हैं और उनको खाया जाता है। अब क्विक रिवीजन पॉइंट एक बार आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और आराम से जो ये क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं उनको एक बार आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और नीचे बाद में इनके आंसर्स भी दे रखे हैं तो उनसे आप मैच भी कर लीजिएगा। बायो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। भारत के स्वाद विज्ञान, थोड़ा इसको समझ लेते हैं स्वाद विज्ञान को थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है कि भारत का स्वाद और विज्ञान, तो देखते हैं आज की क्लास में या इस पूरी स्लाइड में यहाँ से हम स्वाद विज्ञान को थोड़ा सा देखेंगे उन चीज़ों के कि भोजन को ख़राब होने से बचाने के लिए जो फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेस है उसको इसमें हम कवर करने वाले हैं। और इसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस यहाँ से आपको यूपी टेट में देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पे हम थुक्पा से लेके लिंग हु फैन तक जाएंगे जो कि सांप से बनाई जाने वाली सब्जी है, यानी सांप को काट पीट के उसके मांस से बनाई जाती है। तो सिक्किम का थुक्पा देखेंगे और हांगकांग का लिंग हु फैन देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो यहाँ से अगर बात करें तो उत्तर पूर्व का स्वाद थुक्पा और कहवा। अब ये ठंडे पहाड़ी इलाकों के लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं, आप जानते हैं, जो शरीर को अंदर से गर्माहट दे। तो इसीलिए हम देखते हैं सिक्किम और कश्मीर के मशहूर स्वादों को जानते हैं। तो थुक्पा कहाँ पकाया जाता है, तो बेसिकली जो थुक्पा होता है वो
पूर्वोत्तर की शान माना जाता है और ये सिक्किम में पकाया जाता है आपका। अब क्या है, तो यह तिब्बती लोगों का पारंपरिक सूप वाला एक व्यंजन है, जहाँ सिक्किम, नेपाल, भूटान और पूर्वोत्तर भारत में इसको अच्छे से एंजॉय किया जाता है। इसकी खासियत क्या है, तो यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही रूप में सब्जियों और मांस के साथ इसको सर्व किया जाता है या इसको खाया जाता है। इस तरीके से इसमें नूडल्स वगैरह और सूपी वगैरह होता है, इसको खाया जाता है, सर्व किया जाता है। कहवे की बात करें जाए तो कश्मीर में गर्माहट देने वाली गर्मा गर्म चाय होती है, जिसको कहवा बोला जाता है। यह कश्मीर की पारंपरिक हरी चाय कैमेलिया साइनेसिस है। सामग्री क्या होती है इसको बनाने के लिए, तो केसर हो चाहिए इसके लिए, दालचीनी, इलायची, बादाम और कश्मीरी जो गुलाब होता है उसको मिक्स करके उसको उबाल के ये बनाई जाती है। कश्मीरी हिंदू इसे मुगल चाय के नाम से भी जानते हैं। कश्मीर में इसका अर्थ है मीठी चाय। तो कहवा कहाँ की पारंपरिक पेय है, तो कश्मीर का है। और थुक्पा की अगर बात करी जाए तो थुक्पा कहाँ का है, तो ये हमारा सिक्किम, नेपाल, यहाँ पे थुक्पा काफ़ी इंजॉय किया जाता है। पश्चिम और मध्य भारत की थाली गट्टे, पूरन पोली और खिचड़ी देख लेते हैं। तो बेसिकली गट्टे की सब्जी जो आपको पता ही होगा, ये राजस्थान में बनाई जाती है। और गट्टे की सब्जी क्या होती है कि बेसन के टुकड़े जो होते हैं उनसे, और उसको किस में पकाया जाता है, तो मसालेदार जो दही की ग्रेवी होती है उसमें पकाया जाता है इसको। रोटी, पराठे और चावल के साथ इसको सर्व किया जाता है। पूरन पोली की बात करें तो पूरन पोली हमारा कहाँ का है, बेसिकली महाराष्ट्र का है। इसमें क्या होता है, गुड़ और चने की दाल से मीठी रोटियां बनाई जाती हैं। गणेश चतुर्थी या फिर होली के विशेष पर्व पर इसको मसालेदार कढ़ी या फिर बड़ों के साथ इसको सर्व किया जाता है। यहाँ बड़े नहीं, बड़े हैं। खिचड़ी की अगर बात करी जाए तो खिचड़ी तो पूरे ही भारत में बनाई जाती है और मुख्य रूप से चावल और जो आपकी मूंग की दाल होती है उसको मिक्स करके ये आपका जो व्यंजन होता है तैयार किया जाता है। और ये भी बोला जाता है कि बच्चों को पहला जो ठोस व्यंजन दिया जाता है खाने के लिए, तो वो कौन सा होता है, वो खिचड़ी ही होता है, क्योंकि ये काफ़ी न्यूट्रियस होता है और बच्चों की ग्रोथ में हेल्प करता है और ईजी टू डाइजेस्ट भी होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार चलते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं हांगकांग का लिंग हू फैन। फैन, फन और सांप, यानी ये आपका विभिन्न प्रकार का सांप और नूडल्स से बना हुआ एक व्यंजन होता है। देखने में ही उल्टी आ रही है इसको। तो मुख्य रूप से इस व्यंजन में सांप के मांस यानी स्नैक मीट का उपयोग किया जाता है। हांगकांग के लोग सांप भी खा जाते हैं। तो हांगकांग के कैंटोनीज व्यंजनों का एक बहुत ही लोकप्रिय हिस्सा है आपका क्या, लिंग हू फैन। तो लिंग हू फैन कहाँ पे पकाया जाता है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि सांप कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं। तो बेसिकली लिंग हू फैन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हांगकांग के लोग सांप खाना पसंद करते हैं, या फिर सांप से बनी हुई जो रेसिपी है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको लिंग हू फैन बोलते हैं। तो आप सीधे से याद रख सकते हैं, फैन यानी फन और फन सांप का होता है। तो सांप की सब्जी कहाँ पे मिलेगी हमको, हांगकांग में मिलेगी, कांग में मिलेगी। अब यहाँ पे थोड़े से आपके माइंड पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा इस वीडियो को पॉज करके। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी क्लियर हैं। बाकी का थोड़ा सा यहाँ से आप इजीली इनके आंसर्स को कर पाएंगे। खाद्य संरक्षण की अगर बात करी जाए तो खाद्य संरक्षण और देख लेते हैं फूड प्रिजर्वेशन क्या है। तो फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि खाद्य को यानी कि खाने को सुरक्षित रखना। आपने देखा है हम ताज़ी मार्केट से सब्जियाँ लेके आते हैं और उनके ऊपर ये क्या करते हैं, कुछ गुंडे अटैक करते हैं जिनको सूक्ष्म जीव बोला जाता है, और ये बेचारी हमारी जो सब्जियाँ होती हैं उनकी क्या कर देते हैं, उनका बैंड बजा देते हैं। तो इन्हीं सब्जियों को हम प्रिजर्व करने के लिए घर में भी कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, यानी फ्रीज़र में रख देते हैं, फ्रिज में सब्जियाँ रख देते हैं, तो काफ़ी टाइम तक उनको क्या कर रखा जाता है, प्रिजर्व किया जा सकता है। और इस तरीके से हमारा भोजन क्या रहता है, सुरक्षित बना रहता है। ठीक है, कल्पना करें कि आपका ताज़ा खाना एक किस्मत का खजाना है और सूक्ष्म जीव उसके क्या हैं, चोर हैं। अब इसके संरक्षण के लिए हम नमक हो गया, चीनी हो गया, फ्रिज हो गया, इनको क्या एज अ सिक्योरिटी गार्ड यूज़ करते हैं जो कि बचाने का काम करते हैं। अब बेसिकली अगर फूड प्रिजर्वेशन या खाद्य संरक्षण के मुख्य उद्देश्य की बात करी जाए तो मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, तो बैक्टीरिया और फंगस को पनपने से रोकना होता है, रोगाणु जो होते हैं उनको मारना होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर फूड हमारा बीमार होगा तो अगर हम बीमार फूड खाएंगे तो हम भी बीमार हो ही जाएंगे। तो बीमारी फैलाने वाले जो कीटाणु होते हैं उनको नाश करना होता है। विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग जो होती है उसको कम करना होता है, बर्बादी को रोकना, और भोजन को लंबे समय तक अगर सुरक्षित रहेगा तो हम ज़्यादा बार उसको उपयोग कर पाएंगे। तो इस तरीके से फूड की जो बर्बादी है उसको भी हम रोक पाएंगे। तो खाद्य संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य अगर पूछा जाए तो खाद्य संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य होता है भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, और उसके साथ साथ उसका जो टेस्ट है वो भी कंप्रोमाइज्ड ना हो। अब खाद्य संरक्षण की अगर भौतिक विधियों की बात करें, फिजिकल मेथड की, तो नॉर्मली घरों में जो यूज़ किया जाता है सुखाना। आपने देखा होगा कि मम्मी वगैरह क्या करती हैं, दालें जो होती हैं, चावल होती हैं, उनको सुखा के अच्छे से डब्बे में भर के रखते हैं, क्योंकि अगर उनके अंदर मॉइस्चर नहीं है, नमी नहीं है, तो वो
काफ़ी टाइम तक सुरक्षित रखा जा सकता है। या फिर आलू होता है तो उनके चिप्स बना दिए जाते हैं और उनको धूप में सुखा के हम लोग स्टोर करके पूरे सीज़न उनका यूज़ करते हैं। घर में मिथौरी लगाई जाती हैं तो वो भी किस में आ जाता है, तो वो सुखाने ड्राइंग प्रोसेस में आ जाता है। शीतलक की अगर बात करें जाए तो कूलिंग या फिर फ्रीजिंग मेथड जो होता है इससे भी चीज़ों को सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप सफल मटर लेने के लिए जाते हैं, मटर का जो आउट ऑफ सीजन होता है, सफल मटर लेने के लिए जाते हैं पनीर में डालने के लिए, तो वो कैसी मटर होती है, एकदम फ्रीज्ड मटर हमको मिलती है। उसके बाद आता है पास्चुरीकरण, इसको पैस्चराइजेशन बोलते हैं और इसकी खोज आप याद रखेंगे कि लुईस पास्चर। पास्चुराइजेशन, पास्चर, पास्चुरीकरण, तीनों ही वर्ड एकदम मिलते जुलते हैं। पास्चुराइजेशन, पास्चुरीकरण और पास्चर। तो लुईस पास्चर जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है कि दूध को पहले 70 डिग्री सेल्सियस तक पर 15 से सिर्फ 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, फिर अचानक से उसको एकदम से डीप फ्रीज या ठंडा उसको कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि इसके अंदर के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उसको काफ़ी अच्छे और लंबे टाइम तक इसको क्या किया जा सकता है, सुरक्षित करके रखा जा सकता है। तो ये पास्चुराइजेशन हो गया। रासायनिक और प्राकृतिक अगर विधियों की बात करें तो रासायनिक और आपकी प्राकृतिक जो विधियां हैं, तो अचार बनाना या लवड़न जिसको बोलते हैं, हम अचार बना के भी क्या करते हैं, अम्मियाँ वगैरह जो होती है उसको काफ़ी लंबे टाइम तक उसको सुरक्षित रखते हैं नमक में और तेल में डुबाकर। शुगर, चीनी मिलाना, चीनी नमी को पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है जिससे बैक्टीरिया क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसी वजह से हम सेब का जैम बना के रख देते हैं यहाँ पे। रसायन मिलाना, मुख्य रसायन जैसे सिरका होता है या अचार वगैरह में मिलाया जाता है। सोडियम बेंजोनेट होता है आपका, उसके अलावा सोडियम मेटाविसल्फाइड जो होता है। तो इनके कार्य क्या होते हैं, बाजार में मिलने वाले रेडीमेड जूस या फिर सॉस को ख़राब होने से बचाने का ये काम करते हैं। तो ये कुछ ऐसे केमिकल मेथड्स हैं। अभी इससे पहले की स्लाइड में हमने फिजिकल देखे थे, लेकिन ये कैसे आपके कुछ केमिकल, रासायनिक या फिर प्राकृतिक विधियाँ हैं जिनसे कि हम फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व रख सकते हैं, यानी कि सुरक्षित रख सकते हैं। किण्वन की प्रोसेस देख लेते हैं कि किण्वन क्या है। तो किण्वन और दैनिक जीवन के कुछ हैक्स होते हैं। जैसे किण्वन एक प्रोसेस होती है, अब सूक्ष्म जीवों जैसे कि ईस्ट और जीवाणुओं द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, जैसे कि बियर बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, ब्रेड के लिए, किमची के लिए और हमारी रोज़मर्रा की जो दही होती है उसको बनाने के लिए किण्वन प्रोसेस यूज़ की जाती है। तो अगर खाद्य सामग्रियों की बात करी जाए तो उनके संरक्षण करने की बात की जाए तो क्या क्या होते हैं। दूध को बेसिकली हम घरों में क्या करते हैं, उबालते हैं। गर्मी जब होती है तो 2 से 3 बार इसको उबाला जाता है इसको सुरक्षित रखने के लिए। पके हुए जो चावल होते हैं इसे एक कटोरे में रखकर पानी वाले कंटेनर में डाल देते हैं जिससे कि जो चावल होता है वो लंबे टाइम तक फ्रेश और सुरक्षित रहता है। हरा धनिया जो होता है उसको गीले कपड़े में लपेट के क्या रखा जाता है ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। प्याज और जो लहसुन होता है उसको सूखी और खुली जगह पे रखा जाता है ताकि उसको नमी ना मिले और वो ख़राब नहीं होते हैं। तो ये ऐसे चीज़ें हैं जो हमारी किचन में या हमारे घर में हमारी मम्मी लोग डेली की लाइफ में यूज़ करते हैं। एक छोटी सी केस स्टडी देख लेते हैं, भारतीय फल चर्म जिसको बोलते हैं आम पापड़। तो आम पापड़ को देख लेते हैं कि आम पापड़ क्या है। तो आम पापड़ खाद्य संरक्षण यानी डाइंग प्लस सुगरिंग दोनों का एक मिला जुला नतीजा होता है। तो अब राजस्थान में इसको आम रोटी बोला जाता है, बिहार में इसको आमावत बोला जाता है, असम में इसको आमता बोला जाता है, उड़ीसा में इसको आम्बा साधा बोला जाता है और आंध्र प्रदेश में इसको ममीदी तंत्रा। ये आपका इम्पोर्टेंट है, चांसेस है कि इस बार आपका ये पूछा जा सकता है कि ममीदी तंत्र किस चीज़ का नाम है। तो आम पापड़ को ही आपका आंध्र प्रदेश में ममीदी तंत्रा बोला जाता है और केरल में इसको मांगा थेरा बोला जाता है। महाराष्ट्र में इसको अम्बा बाड़ी। तो अम्बा यानी आम से, यानी बाकी के सारे नाम को आइडेंटिफाई करना आसान है। अम्बा बाड़ी आम, इसमें आम है ही, इसमें अमावत है, इसमें आमता है, इसमें आम्बा है। आप ये 2 नाम याद रखिएगा। केरल में इसको मांगा थेरा और आंध्र प्रदेश में इसको ममीदी तंद्रा बोला जाता है। अब आम पापड़ बनता कैसे, तो बेसिकली इसके बनने की प्रोसेस तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी कैसे बनता है। तो यह एक पारंपरिक मिठाई है जिसमें पके आम की गूदे को गाढ़ी चीनी या गुड़ के साथ मिलाकर धूप में सुखाया जाता है। फ़ायदा ये होता है कि गर्मियों के आम को संरक्षित करके पूरे वर्ष भर इसको उपलब्ध कराया जा सकता है। हालांकि नेचुरल जो मैंगो होता है इसका थोड़ा सा टेस्ट इसका अलग होता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट यही है जो ये आम पापड़ के डिफरेंट राज्यों में अलग अलग नाम जो बोले जाते हैं उसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे पूरा माइंड मैप है कि हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है पूरी इस क्लास में। तो ये सारी चीज़ों को एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। आई होप, मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको पता नहीं हो या फिर मैंने कवर ना किया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट पॉइंट आप डाल दीजिएगा, उसको हम एक्सप्लेन फिर से कर देंगे। चाहे हमें एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनानी पड़े, हम आपके नाम के साथ वो वीडियो बना देंगे कि भाई इन्होंने ये डाउट पूछा था और हम वो पोस्ट भी कर देंगे। तो आप पूछ सकते हैं उसको। पहली बात तो यहाँ तक कोई क्लास ही देख ले। शॉर्ट नोट्स एंड क्विक रिवीजन की बात करें तो पाश्चुरीकरण बेसिकली कैसी प्रोसेस है। तो पाश्चुरीकरण
भोजन को संरक्षित रखने की एक प्रोसेस है, जिसमें बेसिकली दूध की यहाँ पे बात की गई है। तो दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड तक इसको गर्म किया जाता है, फिर इसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। ऐसे दूध जो होता है वो लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। किंडमन एक प्रोसेस है जो सूक्ष्म जीवों से हमारे जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको तोड़कर एक नया पदार्थ बना दिया जाता है। जैसे दूध से दही बनाया जाता है। परिरक्षक प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? तो ये वे होते हैं जो हमारे भोजन को सुरक्षित रखने में हेल्प करते हैं। जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, तो ये नेचुरल होते हैं। उसके अलावा कुछ कृत्रिम भी है, जैसे सोडियम बेंजोनेट हो गया, तो ये क्या होता है, हमारे फूड को खराब होने से बचाने का काम करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था ममीदी तंत्र। तो ममीदी तंत्र क्या है? तो ममीदी तंत्र बेसिकली आम पापड़ ही है। और किस राज्य में इसका ममीदी तंत्र बोला जाता है? तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है वहाँ पे आम पापड़ को क्या बोला जाता है? ममीदी तंत्र बोला जाता है। और ये नाम काफ़ी फेमस है और इसको सुरक्षित रखा जाता है, किसको? आम को, ताकि हम इसको साल भर में यूज कर पाएं। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप स्लाइड को स्टॉप करके एक बार देख लीजिएगा। आई होप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आ रहे होंगे। ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पूछे जा सकते हैं, तो इनकी आपको डेफिनेशंस वगैरह ये सारा कुछ पता होना चाहिए। एक बार इसको आप देख लीजिएगा। बाकी की सारी चीज़ें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। सारांश और निष्कर्ष की अगर बात करें, जो कि हमारी आज की लास्ट स्लाइड है, तो सारांश और निष्कर्ष में यही निकलता है कि विविधता का स्वाद, सिक्किम का थुक्पा से लेकर हांगकांग के लिंग फैन तक हमने भोजन की जो भौगोलिक संस्कृति थी उसका परिचय लिया। तो थुक्पा क्या है सिक्किम का, आपको पता है। लिंग फैन क्या है आपका? एक ऐसा भोजन है जिसमें सांप के मांस का उपयोग किया जाता है। संरक्षण विधि हमने देखी, घर पे कुछ हम नेचुरल तरीकों को यूज़ करते हैं, पारंपरिक तरीकों को यूज़ करते हैं। उसके अलावा कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं जिससे हम भोजन को क्या कर पाते हैं? प्रिजर्व कर पाते हैं, संरक्षण दे पाते हैं। संतुलन क्या है? तो पारंपरिक विधियाँ जैसे धूप और आम पापड़ सुखाना, और आधुनिक विधियाँ जैसे हमारे जीवन का अहम हिस्सा आज के समय पर बन चुकी हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। हालांकि बहुत जल्दी से मैंने क्लास को कवर कराया क्योंकि आपका सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा और समय है आपके पास बहुत कम। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, ईवीएस को कम्प्लीटली कवर करेंगे। देन उसके बाद हम आपकी प्रैक्टिस भी तो करानी है। तो अगर आप प्रैक्टिस की वीडियोज़ अभी से चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, हम प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि यहाँ तक तो कोई वीडियो देखने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।